हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम सीजीपीएससी अधीक्षक के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो देखिए, आज जो है हम एमसीक्यू टाइप देखेंगे। हालांकि ये पीडीएफ है, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी सीजीपीएससी अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मैंने दे दिया है, उसको ज्वाइन आप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा डिटेल भी देखना जरूरी है एग्जाम से पहले, और एमसीक्यू टाइप ही करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी ही क्लास खत्म करेंगे। तो चलिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं, बालक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है, 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। पहले इंपॉर्टेंट लाइन तो यही बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी को एमसीक्यू रूप में करते। तो अब एमसीक्यू ही समझिए, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे तो सारे क्वेश्चन भी बनेगा हमारा। तो ये सोच लीजिए कि कौन कौन आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पुरुष की आयु कितना, 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। और यदि नारी है या महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वो क्या क्या होगा, बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। बाल विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन के आने वाले दोनों पक्षकारों से कोई बालक है। अगर मान लीजिए दोनों पक्षकार हैं, अगर वो भी जो है बालक है, तो उस स्थिति में बोला जा रहा है। अगला है, विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार ऐसा पक्षकार अभिप्रेत जिसका विवाह उनके अनुष्ठापित, देखिए, अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है, ये भी आएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। तो देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति जो है किसके अंतर्गत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये आईएमपी टिक करते चले और ध्यान में रखते चले। तो ये देखिए, क्वेश्चन टाइप ही मैं कराऊंगा आपको कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी किस धारा के अंतर्गत नियुक्त की जाती है, मतलब प्राधिकारी भी है तो किस धारा के अंतर्गत है। तो देखिए, यहाँ पे धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन, ठीक है, नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार जो बालक है, मान लीजिए बाल विवाह हो रहा है और बंधन में आने वाले जो पक्षकार हैं वो भी बालक है, तो विकल्प पर शून्यकरण होगा। ये टॉपिक को ही याद रखिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए क्या क्या होगा। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है, ठीक है, जो भी अर्जी लगाता है अगर वो अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। ठीक है, जो बाल विवाह अधिकारी है अधिनियम 16 की उपधारा 1 में हमने देखा है। ठीक है, याद रखेंगे उसको, उनको मार्फत की जाएगी कहा जा रहा है। ठीक है, अगला है, अर्जी किसी भी, देखिए, अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने फाइल की जा सकेगी, 2 वर्ष पूरा करते समय। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अगला देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 4 नंबर, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। मान लीजिए बाल विवाह के बंधन में आने वाली जो महिला पक्षकार होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, महिला पक्षकार के संबंध में कहा जा रहा है, उसके लिए क्या उपबंध है। तो देखिए, धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक या विवाह बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण संप्रदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतिम आदेश भी कर सकेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बाल विवाह के जो महिला पक्षकार है भरण पोषण के लिए, उनको महिला पक्षकार जो है बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध कौन करेगा। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ये क्या है, जिला न्यायालय आदेश कर सकेगा बाल विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के लिए।
ठीक है, और पुनर्विवाह तक भरण पोषण के लिए आदेश जारी कर सकता है। कौन? जिला न्यायालय। तो ये पूछा जा सकता है कि बाल विवाह बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के संबंध में आदेश कौन जारी करेगा? तो कौन करेगा? जिला न्यायालय करेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन टाइप भी मैं आपको बताते चलूंगा। अगला है संदेश भरण पोषण की मात्रा का अवधारणा जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताएं अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संप्रदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मान लीजिए उनके आय का जो साधन है, ठीक है, भरण पोषण जो प्रदान किया जाएगा उसको देख करके किया जाएगा। यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उनके पुनर्विवाह तक निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी जारी कर सकेगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया, क्लियर। धारा 3 के अधीन, किसके अधीन? धारा 3 के अधीन अगर महिला पक्षकार है, ठीक है, तो जिला न्यायालय पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए आदेश जारी कर सकेगा। ठीक है, मतलब जारी करेगा। चलिए अगला, बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। तो देखिए, जहां बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। मान लीजिए बाल विवाह से जन्म ले लेता है कोई बच्चा, जन्म हो जाता है किसी बच्चे का बाल विवाह से, उनके भरण पोषण के लिए क्या किया जाएगा? तो देखिए, उनके भरण पोषण के लिए न्यायालय, ठीक है, कौन सा? जिला न्यायालय ही करेगा, स्पष्ट किया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बाल विवाह से जन्मे बालकों की भरण पोषण के लिए कौन आदेश करेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो जिला न्यायालय करेगा, याद रखिएगा। इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उस बालक पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। कौन? जिला न्यायालय द्वारा। ठीक है, और अंतिम है, जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण को बंद करने के लिए समुचित आदेश भी करेगा। मतलब सीधा सीधा जिला न्यायालय करेगा, बस इतना याद रखिएगा। इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता। ठीक है, इस बात होते हुए कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है या डिक्री किए जाने के पूर्व विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज समझा जाएगा। ठीक है, प्रयोजन के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। तो ऐसे बालकों को धर्मज बालक समझा जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला है 7 नंबर पॉइंट, जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। अब ये धारा 4 और धारा 5 को उपांतरित करने की शक्ति किसको है? जिला न्यायालय को है, जिला न्यायालय को, इसके अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। तो धारा 3 और धारा 4 और धारा 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी बालक निवास करता है, मतलब जहां बालक निवास करता है उस स्थान में बोला जा रहा है। ठीक है, अर्जी दे सकता है उस न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। ठीक है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क है उसके लिए क्या दंड है? जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर 18 वर्ष का जो वयस्क है और अगर वो बाल विवाह करता है तो उसमें कठोर कारावास जिसमें 2 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है, उसको सजा और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा, दोनों में से अथवा कोई भी। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है प्रश्न कि अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करेगा, अगर मान लीजिए 21 वर्ष से कम में करता है पुरुष तो बाल विवाह है। अगर मान लीजिए 18 वर्ष वयस्क माना गया है और मान लो 20 वर्ष में करता है, 20 वर्ष में, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको 2 वर्ष तक सजा और 1 लाख रुपए, ये याद रखिएगा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष सजा, ये वाला याद रखिएगा, और 1 लाख रुपए, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जुर्माना हो सकता है। अगला देखिए, बाल विवाह अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास जिनकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी
या फिर जुर्माना के रूप में 1 लाख रुपए इनको भी जुर्माना किया जा सकता है। जो बाल विवाह अनुष्ठान मतलब बाल विवाह संचालन करेगा जो, ठीक है, बाल विवाह का जो भी संचालन करेगा, चाहे पुरुष पक्ष हो चाहे महिला पक्ष हो, उसको 1 लाख रुपए या 2 वर्ष तक जुर्माना। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है ना, पूछ सकता है, याद रखेंगे। अगला है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या अनुज्ञान करने के लिए दंड। जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधक चाहे माता पिता या संरक्षक जो भी हो, तो इनको भी कठोर कारावास होगा, जिनकी अवधि 2 वर्ष तक होगी और जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकेगी, ठीक है। परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप। मान लीजिए कोई स्त्री है, तो उस स्त्री को कारावास सजा सुनाया जाएगा, दंडनीय है या नहीं, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, IMP MCQ ही टाइप का कर रहे हैं, तो ये स्त्री नहीं होगी उसमें, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। देखिए, जहां कोई भी बालक है वो अवयस्क है, विवाह के लिए प्रयोजन, देखिए, तो इस समय स्थिति में मान लीजिए संरक्षक देखरेख बाहर लाया जाता है और फुसलाया जाता है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना, है ना, उस स्थिति में बताया गया अगर भला फुला करके शादी किया जाता है तो वो शून्य घोषित किया जाएगा। सीधा सीधा बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति, तो क्या कह सकती है, देखिए उपधारा 1, ठीक है, उपधारा 1 के अधीन कोई परिवार बाल विवाह या बाल विवाहों का अनुष्ठान करने की संभाव्यता में से संबंधित व्यक्ति जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा युक्तिकरण जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा, ठीक है, इस संबंध में प्रतिषिद्ध करता है। मतलब यहाँ देखिए न्यायालय की जो शक्ति है ये है, पहला धारा 1 के अंतर्गत, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी भी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान कर सकेगा। मान लीजिए उनको पता चलता है कि बाल विवाह हो रहा है तो संज्ञान में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों के अनुष्ठान को रोकने, उनका निवारण करने के अतिरिक्त भी शक्तियां होंगी, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे वो बाल विवाह को रोकने की उनको शक्ति प्राप्त होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते चले जा रहे हैं। धारा 1 के अधीन किसी व्यादेश ऐसे पक्षकार, चलिए खैर इसको नहीं देखना उतना, जो इंपॉर्टेंट है उससे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हाँ, अगला देख लेते हैं, व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। तो मान लीजिए व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह शून्य होगा, किसके अंतर्गत, धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, ठीक है, कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा, सीधा सीधा। मतलब व्यादेश का उल्लंघन अगर करता है व्यादेशों का, तो विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अपने आप, स्पष्ट किया गया। जितना शून्य शून्य दिया गया है अच्छे से याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है। चलिए, अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। तो देखिए अपराधों का संज्ञेय कैसे होगा और अपराध अजमानती होना कैसे होगा। दंड प्रक्रिया संहिता कौन सा 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। मतलब ऐसे जो अपराध है बाल विवाह से संबंधित, वो क्या होगा, अजमानती होगा, मतलब जमानत नहीं मिलेगा। किसके तहत, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत, याद रखिएगा भाई, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, अब देखिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी में क्या क्या है, तो राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके भाग के किसी अधिसूचना निर्दिष्ट किया जाएगा, है ना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से, और किसी अधिकारियों को नियुक्त करेगी जिसकी अधिकारिता अधिसूचना निर्दिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रों पर होगी। तो देखिए राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त करेगी, है ना, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी। अगला है, राज्य सरकार समाज सेवा के विख्यात किसी स्थानीय सम्मानित सदस्य या ग्राम पंचायत नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या फिर गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। ऐसे लोगों को उस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगी, तो उनकी सहायता के लिए ये सारे लोगों को, देखिए पंचायत भी बोला जा रहा है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के किसी अधिकारी से भी,
ठीक है, सहायता के लिए अनुरोध कर सकती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर रही तो किससे किससे सहयोग ले सकती है? तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी, स्थानीय सम्मानित सदस्य भी आएंगे इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा? तो देखिए, क्या कर्तव्य होगा ये तो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाल विवाह के अनुष्ठान का ऐसी कार्रवाई करके जो उचित समझे, ठीक, इस अधिनियम के बंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य ग्रहण करेगा उसका। ठीक है, बाल विवाह अनुष्ठान संवर्धन करने, सहायता देने या फिर होने के अंतर्वलित न होने की परामर्श दे। ठीक है, बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करना, ये भी उनका कर्तव्य होगा। बाल विवाहों के मुद्दों पर समाज को सुग्राही बनाया जाए। ठीक है, ऐसे नियतकालिक विवरणियां जो राज्य सरकार निर्देशित करे, ऐसे कृत्यों कर्तव्यों का निर्वहन करे जो राज्य सरकार क्या करे, समुन्देशित करे। ठीक है, तो इस तरह से उनका कर्तव्य होगा। अगला चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना किस धारा में वर्णित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो धारा 21 में याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम के तहत किसी आदेश के अनुसरण में श्रद्धा पूर्वक की गई आश्रित किसी भी के लिए कोई भी बात अभियोजन विधिक कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, श्रद्धा पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ये प्रदान किया जाएगा अधिकारियों के समक्ष। अधिकारियों के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो देखिए नियम बनाने की राज्य सरकार की जो शक्ति है उसके बारे में कहा गया है, राजपत्र में अधिसूचना बना सकेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है राज्य सरकार। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह से कोई सूचना बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो राज्य विधानमंडल के समक्ष सरकार जो है बना करके ये जो है रखेंगी। ठीक है, पेश किया जाएगा। 1955 के अधीन अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 18 खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड जो है रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा है? देखिए, क धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष और 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसको तो पहले हमने देख चुका है। निरसन एवं व्यावृत्ति। ठीक है, तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के द्वारा निरसित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ही किया है। ये पीडीएफ है, लेकिन आपको क्लास चाहिए। देखिए एमसीक्यू नहीं बन पाएगा क्योंकि सीजीपीएससी का भी अब जल्द वैकेंसी आ रहा है, तो इस तरह से करना चाहेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पॉइंट आउट करते करते हम लोग जो इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन करते चलें, उसको देखते चलें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह ही हमने आज किया है, और इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसा पूछा गया है। क्योंकि स्टेटमेंट आ रहा है तो एमसीक्यू उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। ये जो हम क्लास करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। और इसी तरह से क्लास चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो क्लास जारी रहे।